अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वो लम्हा आ चुका है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जज्बात की जंग है। ये बस क्रिकेट नहीं बल्कि तारीख का सबसे बड़ा टाकरा है। पाकिस्तान बामुकाबला भारत, दो मुल्क एक जुनून, दो टीमें एक जंग, दो कौमें एक ख्वाब। ये वो मैच है जहां बल्लेबाज सिर्फ रन्स नहीं बल्कि तारीख रकम करते हैं। ये वो मैदान है जहां बॉलर सिर्फ विकेट्स नहीं बल्कि यादें छोड़ जाते हैं। ये वो मुकाबला है जिसे सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है। ये वो लम्हा है जब करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं। ये वो जंग है जिसमें रन्स, विकेट्स और जज्बात सब हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो दिल थाम लें, सांसें रोक लें, क्योंकि होने जा रहा है पाक भारत क्रिकेट का महा टाकरा। आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल, प्रेजेंटेड बाय ऑन पॉइंट सेंट्रल, पावर्ड बाय ऑन पॉइंट, को पावर्ड बाय डेस्को को वर्किंग स्पेस। जी ज़ाहिरा, बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त जो अल्फाज हैं ज़ाहिरा ने कहे हैं, और मतलब ऑलरेडी जो एक्साइटमेंट है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके वो दुगनी हो गई है मेरे अंदर। आई एम श्योर जो मेरे वर्दी पैनलिस्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं उन्होंने भी इसको एंजॉय किया होगा। और शो को प्रॉपरली आगे लेके बढ़ने से पहले और अपने पैनलिस्ट का जो है तारुफ करवाने से पहले मैं छोटे से हकाइक आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत जो कि बरसगीर का सबसे बड़ा टाकरा, पूरी दुनिया में एशेस के बाद सबसे बड़ा टाकरा और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच, वो जो रवायती हरीफ हैं पाकिस्तान और भारत, वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में 5 मरतबा एक दूसरे के जो है मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान 3 दफ़ा जीत चुका है मैच भारत से चैंपियन ट्रॉफी में, और जो भारत है वो 2 दफ़ा जीत चुका है। ये मैच जो थे टाई चल रहे थे, 2-2 से जो ये राइवलरी थी ये बराबर थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। लेकिन 2017 में सरफराज साहब की कप्तानी के अंदर जो पाकिस्तानी टीम ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जो ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी घर लेके आई, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर भी वो चैंपियन ट्रॉफी घर लेके आएंगे। तो नाजरीन, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं हमें बताना मत भूलिएगा। मैं शो का बाकायदगी से आगाज़ करने से पहले, आगाज़ हो चुका है लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हसन शाद साहब मौजूद हैं जो कि कल के एपिसोड में भी यहाँ थे, और फैसल खान ने आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे जो एक खसूसी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और निजी टेलीविज़न में जो अपनी खिदमात हैं वो सरअंजाम दे चुके हैं। और उसके साथ साथ दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और पाकिस्तान में ये मेला मुनक्किद होने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके साथ साथ हमारे यूजुअल जो एक यंग सपोर्टर हैं पाकिस्तान टीम के, रोहान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तो आप सबको मेरी तरफ से क्रिकेट कार्निवल में वेलकम। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर एक दो इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनका क्या तासुरात हैं भारत मैच को लेके, वो आपके सामने रखता चलूं। जो अश्विन है, उन्होंने बाबर की जो रिसेंटली उन्होंने मैच खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पे जो उन्होंने व्लॉग किया उसमें कहा कि बाबर जो है वो आज भी इस तरह की इनिंग खेलता है जिस तरह 90 की दहाई में इनिंग खेली जाती थी। मतलब इतना जो स्लो वो चला है। तो खैर, अश्विन के मुताबिक बाबर को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। दूसरी जानिब हम युवराज सिंह को जब देखते हैं तो वो खुलकर टीम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो इतवार को जो आज के रोज मैच खेला जाने वाला है, वो कहते हैं कि दुबई की जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए होम ग्राउंड से भी बढ़ गए हैं। तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। जी फैसल साहब, आप अगर अपने चंद जो कलमात हैं इस बड़े टाकरे के हवाले से, किस तरह इसको देखते हैं? जी बिल्कुल हसन, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि पाकिस्तान भारत ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि ये आसाब की जंग है। और हम माजी में भी देखते आए हैं कि जब भी ये दो टीमें मतलब मुकाबले आती हैं तो सिर्फ ग्राउंड में जो 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, सिर्फ वो जो है वो पुरजोश नहीं होते, सिर्फ वो नहीं खेल रहे होते, बल्कि करोड़ों दिल जो है वो इस मैच को लेकर धड़कते हैं हमेशा से। तो अब शुरू करने से पहले मैं जो आपने अश्विन को कोट किया, तो मैं ये बताता चलूँ कि ये वही रविचंद्रन अश्विन है जिनको शाहिद आफरीदी ने एशिया कप के आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़ दिए थे, 2 छक्के जड़ दिए थे। तो मेरे ख्याल में ये जो इस तरह का मौका आता है तो क्योंकि बहुत हाइप बहुत ज्यादा होती है इस मैच की, तो जितने भी साबिक खिलाड़ी हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, फील्ड के जर्नलिस्ट हैं, तो वो लोग इस पे अपना ओपिनियन इसलिए भी देते हैं क्योंकि उस टाइम जो है वो जो भी इस चीज को कैश करना चाहेगा वो करेगा। क्योंकि बाबर आजम ने पिछले काफी जो है वो सालों से खुद को प्रूव किया है, और वो पिछले 3 साल से फॉर्म में नहीं है, फिर भी उनकी जो ओडीआई एवरेज है वो 56 की है, जो कि मेरे ख्याल में कि पूरी इंडियन टीम में भी अगर हम देखें तो 1 से 2 खिलाड़ियों की है, उससे ज्यादा किसी भी। लेकिन फैसल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई ना कोई तो फ्लॉ आया है जिसके बाद 4 साल के बाद मुसलसल नंबर 1 बैट्समैन रहने के बाद उन्होंने अपनी उस चीज़ को भी खो दिया है। तो कोई ना कोई तो बेहतरी आ सकती है बाबर की परफॉर्मेंस में, और उनको बड़ा परफॉर्म करना चाहिए इतने बड़े मैच में।
जी बिल्कुल, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम अपने फुल पोटेंशियल पे इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश भी है, बेहतरी की जरूरत भी है। लेकिन ये कहना कि बाबर आजम की जो बैटिंग है वो 90 की दिहाई में इस तरह की बैटिंग नहीं होती थी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादती करने वाली बात है बाबर आजम के साथ, क्योंकि 6000 रन उसने फास्टेस्ट टू 6000 रन है बाबर आजम, और 55 की एवरेज ओडीआई में, और बिल्कुल हमने जैसे स्पिनर के खिलाफ बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं, और कल भी एक बहुत बड़ा नुकता होगा, मैं अपने बाकी पैनलिस्ट को भी इस पे बात सुनना चाहूंगा, क्योंकि बाबर आजम ने जब भी वो ऑफ स्पिनर के लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है भी, और वो होनी भी चाहिए, लेकिन उनके साथ इस तरह का क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। जी ज़ाहिरा, आपके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड्स हेड टू हेड कितनी बिल्कुल, बार पहले आमने सामने? आमने-सामने तो वो काफ़ी मर्तबा आए हैं, लेकिन अगर आप बताएँ 2017 के मैच के बारे में, जो 2017 का मैच जो है किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन मैं कुछ हकाइक बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे वर्दी पैनलिस्ट हैं, मेरे ख्याल में बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन इस टेबल से निकल सकती है, और बड़ी हैवी जो आउटकम्स प्रेडिक्शंस के नतीजे में हम देख सकते हैं इतवार वाले मैच के बाद। तो रोहान साहब, आप अगर शुरू करें, कौन सी टीम फेवरेट है, किस प्लेयर से आपकी तवक्कुआत ज़्यादा हैं? शुक्रिया हसन, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, कल का जो मैच, बल्कि आज का, जो जी आज का जी जो जी मैच जी। पाकिस्तान इंडिया का जो होने जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया को जो है थोड़ा सा एज है, क्योंकि आज का आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया की टीम जो है बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि उनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो बॉलिंग है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो उनके ऑलराउंडर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो मोहम्मद शामी, उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने पहली मैच में आते साथ ही 5 विकेट लिए हैं। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया को मैच में थोड़ा एज होगा, तो मेरे ख्याल से इंडिया इज बेटर। ठीक जी है, बिल्कुल। शाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हसन, बाकी भी पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी यही ख्याल है कि इंडिया जीत जाएगा कल पाकिस्तान से। आपने तो और डायरेक्ट ही बोल दिया इंडिया जीत जाएगा पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से आपको कोई उम्मीद ही नहीं है? पाकिस्तान से उम्मीद जो थी वो थी सारी न्यूजीलैंड के मैच तक, और जो इस दफ़ा की हमारी टीम है, इन माय ओपिनियन वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। और क्रिटिसाइज तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ओपिनियन मैं अपना देना चाहूँगा कि अगर टीम में फ़हीम अशरफ की जगह अगर अब्बास अफरीदी खेल रहे होते तो हमारा जो एक मिडल ऑर्डर है उसको एक काफ़ी सहारा भी मिल सकता था, और हमारी बॉलिंग में भी एक हमें एक एज मिल सकता था। मिडल ऑर्डर की आपने जिधर बात की है, तो अगर हम देखें अपना जो हमारा ओपनिंग पेयर है, जी जिसमें हमारा जो लास्ट मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें फ़खर जमान इंजर्ड होके रूल्ड आउट हो चुके हैं, जो बिल्कुल। अब नेक्स्ट मैच में हमारे साथ नहीं खेल रहे। जी तो उनकी जगह सुनने में आया कि इमाम ने उनकी जगह ली है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इमाम के साथ बाबर ही ओपन करेंगे, या फिर कोई और कौन सा बेस्ट प्लेयर रहेगा? जी, इमाम के साथ बाबर ही ओपन करेंगे। ऑन फील्ड के अलावा उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि इमाम के साथ बाबर ही ओपन करेंगे। लेकिन जब हमारी टीम की सिलेक्शन हो रही थी, उस टाइम पे हमें या इमाम या अब्दुल्ला में से जो एक हमारे प्रॉपर ओपनर हैं, उनको रिटेन करना चाहिए था, और बाबर जो उनका स्पॉट है जिसपे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको वन डाउन ही रखना चाहिए था। हमने आज तक बाबर की जितनी भी मेजर परफॉर्मेंस देखी है, वन वो डाउन यही देखिए। देखिए वो उन्होंने वन डाउन पे अपनी पोजीशन पे दी है। तो हम इस चीज में बाबर को भी नहीं कह सकते कि उनको उनकी पोजीशन से हटा के एक ऊपर पे खिलाया जा रहा है। तो बाबर का स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा इशू है कि अगर वो स्ट्राइक रेट अपना थोड़ा सा मजीद बेहतर जो वो कर सकते हैं, जैसा कि हमने काफी उनकी T20 इनिंग्स में भी देखा है कि जब बाबर और रिजवान होते थे तो वो 2-2 के भी टारगेट चेस कर जाते थे। तो आप क्या बेहतर समझते हैं कि कौन होना चाहिए इमाम के साथ एज अ ओपनर? एज एन ओपनर तो अभी जो हमारी टीम है उसमें तो बाबर को ही होना चाहिए, लेकिन जैसा हमने देखा था कि इमाम के साथ जब फखर जमान इंजर्ड थे तो सऊद शकील से भी ओपन कराया था, तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है हमारे पास। दनियाल साहब की तरफ आना चाहूँगा। दनियाल साहब, हारिस रऊफ बहुत ही भारी बॉलर साबित हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आप क्या समझते हैं कि आने वाले स्क्वाड में वो किस तरह के अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे, और अगर हाँ तो फिर उनकी क्या कारकर्दगी होगी? और उसके साथ साथ फैसल साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि फ़खर साहब आउट ऑफ द टीम और इमाम का उसकी जगह आ जाना टीम में एक किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? दोनों जो जाविये हैं इनको, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस हैं टीम पाकिस्तान में, तो आप दोनों का जो क्या रद्द अमल है इस पे? थैंक यू हसन, आपने हारिस रऊफ की बात की। ऐसे ही हारिस रऊफ एक बहुत एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए थे पिछले मैच में। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 90 रन उन्होंने 10 ओवर में खाए थे, T20 की तरह मार खाई उन्होंने। की तरह खाए।
लेकिन हारिस रऊफ के साथ ही जाएगी टीम, और बॉलिंग लाइनअप तो वही होगा पाकिस्तान का, सिवाय एक ही चेंज होगा पूरी टीम में, वो होगा फ़खर की जगह इमाम उल हक आ रहे हैं टीम में। तो बॉलिंग लाइनअप तो यही होगा। और हारिस रऊफ ये है कि उसकी अभी इंजरी की क्या सूरत हाल है वो मैनेजमेंट ही जानती है पाकिस्तान टीम की। ठीक है। उसके अलावा ये है कि क्या सवाल किया था आपने, सॉरी? मैंने दूसरा सवाल फैसल साहब से था कि जो फखर का जो टीम में आ जाना, फखर का टीम से चले जाना इमाम की जगह पे, तो उस बारे में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है टीम पाकिस्तान? जी बिल्कुल हसन, पहले तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले हमें साइम अयूब का झटका लगा, और बिल्कुल। पहले ही मैच में फखर जमान, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी हम्म। और जिनको नजर में रखते हुए ये टीम शायद बनाई भी गई थी, क्योंकि मुझे तो ये जब टीम अनाउंस हुई थी तो मुझे ये लग रहा था कि शायद सिर्फ 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बाकी लोगों को ऐड किया गया है, कोई अपनी परफॉर्मेंसेस की बेस पे नहीं देखा गया। फखर और बाबर इस टीम को लेके चलने वाले थे, लेकिन सिंस अब फखर भी नहीं है। और जहां तक रही बात ओपनिंग पेयर की, तो पाकिस्तान इस टाइम जो है वो पिछले मैच में भी हमने देखा कि वो बैटिंग में जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, खास तौर पे मिडिल ऑर्डर जो है उसमें परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही, मिडिल ऑर्डर में एंकर नहीं हो रही, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनिंग्स को एंकर करके लंबा लेके चले। ओपनिंग की जहां तक बात है, मुझे ये लगता है कि इमाम क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और टीम पहले ही जब सेलेक्ट हुई थी तो मेरी पर्सनल राय ये है कि इमाम उल हक को उसी वक्त टीम में शामिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज है रिसेंट पास्ट में। अगर कल के मैच की हम बात करें तो हमारे पास कामरान गुलाम एक ऐसा नाम है जो मौजूदा स्क्वाड के अंदर है, जो इससे पहले डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में और लिस्ट ए क्रिकेट में ओपन कर चुके हैं, और ही इज एवरेजिंग 55 प्लस जब वो ओपन करते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि सऊद शकील से ओपन किया गया, और मैं हैरान हूं कि उनसे ओपन करवाया किसने, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी लेवल के ऊपर इनिंग्स को शुरू नहीं किया, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली ओपन करवाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर कल हम इमाम उल हक के साथ कामरान गुलाम के साथ आ जाए और वन डाउन पे बाबर आजम आ जाए, फिर रिजवान आ जाए, तो हमारे वो जो बैटिंग में वो जो डेप्थ नहीं मिल रही हमें, वो जो कंसिस्टेंसी हम लैक कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से, तो शायद वो थोड़ा सा हमें उसका चांस नजर आता है। जबरदस्त। बिल्कुल फैसल, अगर हम बात करें कि बात की जाती है हारिस रऊफ की कि उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने डेथ ओवर्स में इतना ज्यादा स्कोर जो है दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खाया, तो वो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सिर्फ हारिस रऊफ को नहीं बाकी बॉलर्स को भी देखा जाए, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो काफी सुनने में आ रहा है कि उनको हर कोई कह रहा है कि वो काफी ओवररेटेड बॉलर है, कि मतलब उनकी काफी ज्यादा तारीफ की जाती है लेकिन वो कोई परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहे हैं। हम एक अगर बात करें अपने एक्स बॉलर या एक्स क्रिकेटर की मोहम्मद आमिर की, उनसे काफी क्रिटिसिज्म सुनने को मिला है कि उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया उसको, शाहीन शाह अफरीदी को, कि वो जो उनका बॉलिंग स्टाइल है या बॉलिंग फोर्स है उनकी, वो कुछ उनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिन पे उनको वर्क करना पड़ेगा। देखें ज़ाहिरा, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सिर्फ हारिस रऊफ नहीं है, हमारी पूरी जो इस टाइम बॉलिंग लाइनअप है उसमें हमें फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं, उसमें मसले भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेजर कंसर्न हमें नजर आता है, जो जिस पे कोई शायद बात नहीं करना चाहता, कि ये गलती इन खिलाड़ियों की नहीं है, गलती इन प्लेयर्स की नहीं है, गलती आपकी बोर्ड की, गलती आपकी सिलेक्शन कमेटी की, आपके ट्रेनर्स की है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो हारिस रऊफ भी इंजर्ड है, शाहीन शाह अफरीदी अभी फुली रिकवर नहीं किए, नसीम शाह का जो शोल्डर इंजरी थी वो अभी फुली जो है वो उनका रिकवर नहीं किए, लेकिन वो फिर खेल रहे हैं काफी टाइम से टीम में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने खिलाड़ियों को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और हमें किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि देखें चैंपियंस ट्रॉफी कोई छोटा इवेंट नहीं था, लेकिन इंडिया जो है वो इस टाइम जो है वो बुमराह के बगैर खेल रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड के बगैर खेल रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कोई एक टूर्नामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अपने बॉलर्स का, अपने बैट्समैन का कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सारे इंजर्ड जो हमारी पेस अटैक है वो तीनों इंजर्ड खिलाड़ी हम लेके आ गए हैं, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें कोई बहुत ज्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस, तो वो मेरे ख्याल में उनके साथ भी ज्यादती है, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको रेस्ट दें, और कोई ऑप्शंस की कमी तो हमारे पास है नहीं कि हम शाहीन शाह अफरीदी के बगैर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये जो एक क्रिकेट में पॉलिटिक्स चल रही है कि हम जिन्होंने एक दफा परफॉर्मेंस शो की भी, हम उन्हीं पे बार बार भरोसा करें, उन पे करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बाकियों को भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आप लोग बात कर रहे हैं, एयरवाई के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में हमारे जो काफी स्पोर्ट्स एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल यही पॉइंट उठाया है। वो इवन वो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तानी जो स्क्वाड है वो किस समझ ही नहीं आ रही है उसकी, ये एग्जैक्टली उनके अल्फाज हैं कि हमारी समझ से ही बाहर है।
तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या अंदर की बातें हैं, क्या वो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रही हैं या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि अंदरूनी निज़ाम पे असरअंदाज हो रहे हैं। खैर, मैं अब चाहूँगा प्रोग्राम को अख्तामी मराहिल की तरफ ले जाने से पहले कि जो हमारे वर्दी पैनलिस्ट हैं वो अपनी पाकिस्तानी टीम से जो उनकी तवक्कुआत हैं इस मैच को लेके, जो प्लेइंग 11 पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, वो टेबल पे रखें, स्टार्टिंग फ्रॉम रोहान यू। अच्छा, मैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो मैंने बनाई हुई थी उसमें ओपन जो है वो इमाम और बाबर हैं, और 1 डाउन रिजवान, 2 डाउन सलमान अली आगा, उसके बाद सलमान अली आगा के बाद खुशदिल शाह हैं, उसके बाद अपना सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। ठीक है, और कौन सा प्लेयर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? ये मेरे ख्याल से जो कल आज के मैच में जो इम्पैक्ट डालेगा वो बैटिंग वाली साइड से मुझे फीलिंग आ रही है कि बाबर, और बॉलिंग में मैं जाऊंगा इब्रार अहमद के साथ। ठीक है जी, दानियाल साहब। मेरी जो टेंटेटिव 11 है आज के मैच की वो ये है कि इमामुल हक तो फ़ख्र की जगह हैं, और इसमें मैं एडिशन करूँगा कमरान गुलाम का ओपनर, और बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा जो मेरे ख्याल से इम्पैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के ठीक है, एज ए ऑलराउंडर। और फिर आपके आ जाते हैं खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार अहमद, नसीम शाह और हारिस रऊफ। जबरदस्त जी। हसन जी, मैं दानियाल से बिल्कुल ओपनिंग में इत्तेफाक करूंगा कि कामरान गुलाम और इमामुल हक हमारे लिए ओपन करें, जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा है कि इमामुल हक के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान टीम का हमेशा से एक मेन प्रॉब्लम रहा है कि जब जहाँ पे वो 1-2 विकेट्स लूज कर लेते वो वहाँ पे डॉट बॉल क्रिएट करते, वो दूसरी टीम पे प्रेशर नहीं डालते स्ट्राइक रोटेट करके। तो इमामुल हक और कामरान गुलाम एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में स्ट्राइक रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और उसके अलावा अगर बाबर आजम को उनके स्पॉट पे 1 डाउन पे भेजा जाते हैं तो उनसे हमारी तवक्कुआत जो है वो मजीद बढ़ सकती हैं। मेरी प्लेइंग 11 जी इन्हीं 3 से स्टार्ट होंगी। उसके बाद बाबर आजम को फॉलो करेंगे हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान का साथ फिर इंशाल्लाह अगर हुआ तो आगे सलमान अली आगा के बाद हमारा खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। जो मेरे लिए की प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान की टीम से कि जैसा कि रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, शाहीन अफरीदी से मेरी होंगी तवक्कुआत, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि उन्होंने हर मैच में तकरीबन इंडिया को मुश्किलात का सामना से पेश करवाया है। और बैटिंग में जहाँ तक हमारी बात है तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तानियों का किंग है उससे हमारी उम्मीद है, और सलमान अली आगा। पूरी दुनिया का किंग नहीं बोले आप, उसे किंग नहीं बोले। लेकिन हो सकता है कि बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप इस दफा फिर काम आ जाए हमारे, बिल्कुल हो सकता क्योंकि एक दफा पहले भी वो धूल चटा चुके हैं इंडिया को। 152 for 0 बिल्कुल जी। फैसल। अच्छा हसन, बाकी तो मोस्टली जो टीम है वो सेम ही है। अगेन कामरान गुलाम और इमाम के साथ मैं ओपनिंग करवाऊंगा, और नंबर फर्स्ट डाउन जो है वो बाबर आजम पे। उसके बाद हमारे पास रिजवान है। रिजवान के बाद हमारे पास एक नाम मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, तैयब ताहिर है। ठीक है, वो नंबर 6 पे हैं। नंबर 5 पे हमारे पास सलमान अली आगा हैं, वो क्योंकि पिछले मैच में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तैयब ताहिर को ऐड कर रहा हूँ। और मैं बॉलिंग लाइनअप में, जो बाकी तो ऑलमोस्ट टीम सेम ही है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप में मैं हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन के साथ जाना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि कल के जो मैच में वो बाबर आजम और मोहम्मद हसनैन जो है, अगर ये प्लेइंग 11 आती है तो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नसीम शाह के साथ मोहम्मद हसनैन जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा वाइल्ड कार्ड एंट्री जरूर हो सकता है। तो जैसा हमने पिछले मैच में देखा, न्यूजीलैंड वाले मैच में, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, खुशदिल शाह, उन्होंने काफी इम्पैक्ट क्रिएट किया था मैच में। मतलब वो कहीं ना कहीं मैच को करीब ले गए थे, लेकिन फिर वो आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि जिससे उम्मीद नहीं होती वो काम कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खुशदिल शाह क्योंकि काफ़ी दुबई में काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं खुशदिल शाह, और उनकी कोई परफॉर्मेंस जो है वो इतनी मुतासिर कौन नहीं रही। और इंडिया क्योंकि कल भी 3 स्पिनर्स के साथ ही आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव के सामने या अश्विन के सामने या उनकी जो बाकी बॉलिंग लाइनअप है उसके सामने खुशदिल शाह को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना उनसे कुछ ज़्यादा समझदारी। बिल्कुल जायज़ बात है जी। नाजरीन, मैच के ऊपर तो गपशप चलती रहेगी। शो को इख्तिताम करने से पहले
मैं चंद सवालात छोड़ के जाना चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से। क्या सईद अनवर का जो हाईएस्ट टोटल है भारत के खिलाफ 194 रन का, क्या बाबर आजम वो कल तोड़ पाएंगे? क्या उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? उसके बाद हम देखते हैं कि 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन और द्रविड़ की 231 की हाईएस्ट पार्टनरशिप इंडिया पाकिस्तान के मैच की, क्या वो कल बाबर और रिजवान तोड़ पाएंगे? उसके अलावा हम देखते हैं कि आकिब जावेद की 1991 में बेस्ट बॉलिंग देखी गई इंडिया पाकिस्तान मैच में, जिसमें उन्होंने 37 विकेटों के 37 रन देते हुए 7 विकेटें हासिल की। क्या कल हारिस रऊफ अगर स्क्वाड में मौजूद होते हैं तो वो न्यूजीलैंड वाले मैच की भरपाई जो उस खमियाजा उसका पूरा करते हुए क्या वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? हाँ, एक स्ट्रीक ऐसी है बदकिस्मती से जो हम नहीं तोड़ सकते कल के मैच में, जो वर्ल्ड कप में हम मुसलसल 8 बार इंडिया से हारते आए हैं। कल हम उस मौके को कैश नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि बाकी चीजों को देखना होगा, क्या कल के मैच में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपकी इस बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। आपने आकिब जावेद की बात की, हेड कोच भी हमारे आकिब जावेद हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। हारिस रऊफ उनके साथ काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं आकिब जावेद के साथ। लोअर कलंदर्स में भी उन्हीं के साथ, लोअर कलंदर में उन्हीं के साथ थे, तो ये तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया। बिल्कुल। उसके अलावा क्या जो फास्टेस्ट 50 है वो विराट कोहली की है T20 में, क्या उससे तेज 50 बाबर आजम बना पाएंगे? हम सब की तवक्कुआत बाबर से ही है। T20 में ना अभी तो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। क्या सबसे ज्यादा जो छक्के लगे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में 19, क्या कल के मैच में 20 छक्के लग पाएंगे? ये कुछ मेरे मासूमाना सवाल थे पाकिस्तान की मासूमाना आवाम से, और जाहिरा अब आप चाहें तो शो को इख्तिताम की तरफ अगर लेके चले तो हम एक फन फैक्ट रखते हैं नाजरीन के सामने कि इंडिया के एक हैं IIT बाबा कोई, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया विल लूज अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो हो सकता है। फिर पहली दफा मेरा दिल करे कि उनकी प्रेडिक्शन सच हो या फिर उनका भी डाउनफॉल स्टार्ट होगा। नहीं, लेकिन अगर सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन आई हुई है इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा, एक AI से उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस हमने आज तक जो देखी है वो हमेशा या शायद पहली बार सिम्पसन ही गलत साबित होने जा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। या जिन ने प्रेडिक्ट किया है शायद सबकी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं। तो बाकी हम अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस क्या हैं। जी शाद। इंडिया जीत जाएगा, इंडिया जीत जाएगा, इजी विन फॉर इंडिया। ओके फैसल। टफ मुकाबला होगा लेकिन पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। दानियल। मैं 80-20 इंडिया 80 पाकिस्तान। ये तो आपने गलत बात की है दानियल, क्योंकि आप जो वो बंदे हमारे साथ फर्स्ट शो से हमारे साथ है जो पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट करते आ रहे हैं, और आपने एकदम से अगर पाकिस्तान एक मैच हार गया तो आपने उम्मीद ही छोड़ दिया पाकिस्तान से। ऑन पेपर इंडिया की टीम इस टाइम पाकिस्तान से बहुत बेहतरीन, उनके पास माना ज्यादा मैच विनर्स हैं। मैं बाकी लोगों को भी तवज्जो चाहूंगा, उनके पास माना ज्यादा मैच विनर्स हैं, लेकिन हमारा एक भी मैच विनर चल गया, कोई एक भी, तो उनके 6-7 बल्लेबाजों पे वो भारी पड़ जाता है, भारी पड़ सकता है। इतने बड़े मैच में एक प्लेयर पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हमें पूरी टीम की ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए। आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की जैसे बात करें जी, उसमें पूरी टीम ने मिलकर परफॉर्म किया। लाइनअप आपकी चली थी, फील्डिंग आपकी चली थी, बिल्कुल बैटिंग लाइनअप पूरी आपकी। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि सरफराज जो हैं भरपूर सपोर्ट करें पाकिस्तान टीम को और अच्छे डिसीजंस से गाइड करें रिजवान को। तो रोहान आप रह गए कि आप बता दें आपकी प्रेडिक्शन क्या है। मेरी तरफ से 65 और 35 है। 65 फॉर इंडिया और 35 पाकिस्तान। मुझे लग रहा है इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि देखते हैं इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि इस टाइम पे उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी बैटिंग है, बेहतरीन और राउंडर है उनके पास, अच्छी बॉलिंग है उनके पास, कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान अपसेट करने में कामयाब हो सकता है, पोटेंशियल है। ऑन पेपर हम इंडिया से कभी भी स्ट्रांग नहीं थे, क्लोज करें नंबर टीवी में स्टार्ट हुए और इंशाल्लाह कल भी होगा। जी, उम्मीद तो हमारी है, दुआ भी हमारी यही है, लेकिन जो हम वक्त की कमी के बायस मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, आप सबकी इजाजत के साथ शो को इख्तिताम की तरफ अगर लेके जाएं, ताकि हम फ्यूचर की जो आने वाली एपिसोड्स हैं उनमें के लिए कुछ बचा के रखें, और जो हमारी ऑडियंस है हमारी अगली एपिसोड का इंतजार करे। जी नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कोई वीडियो पैगाम है किसी भी टीम के सपोर्ट करने के लिए, आप हमें रीच आउट करें, हम आपकी जो आवाज़ है वो इंशाल्लाह आलमी दुनिया तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोई सजेशन हो, कोई क्यूरी हो तो डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें नीचे दी गई आप जीमेल पे अपने जो पैगामात हैं वो अरसाल कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नई एपिसोड में आप सबके साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।